एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ लेक्चर्स बाय डॉक्टर शिवी भसीन। आज हम कल वाले टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। कल हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन देखा था, फिर हमने सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन देखा। अब आज हम टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन देखेंगे, ठीक है ना। देखिए इसमें हम क्या क्या देखेंगे। इंट्रोडक्शन, टर्शरी स्ट्रक्चर में जो जो इंट्रैक्शंस होते हैं वो देखेंगे। टाइप्स देखेंगे, टर्शरी स्ट्रक्चर के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। प्रोटीन सीक्वेंस का, प्रोटीन स्ट्रक्चर का डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं, क्या क्या मेथड्स है जिनसे प्रोटीन के स्ट्रक्चर का डिटर्मिनेशन किया जाता है वो देखेंगे। थोड़ा सा आइडिया आपको सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स के बारे में भी मैं दे दूंगी। कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। और फिर हम रीसेंट ट्रेंड्स देखेंगे टर्शरी स्ट्रक्चर के, और फिर कंक्लूजन देखेंगे, है ना। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें टर्शरी स्ट्रक्चर की, तो टर्शरी स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है, यूनिक 3 डायमेंशनल कन्फर्मेशन होता है जो कि ड्राइव होता है किससे, इंटरैक्शंस बिटवीन आर ग्रुप ऑफ पॉलीपेप्टाइड, है ना। पॉलीपेप्टाइड के आर ग्रुप के बीच में जो इंटरैक्शंस होती हैं उससे रिजल्ट करता है प्रोटीन का टर्शरी स्ट्रक्चर। यदि मैं एकदम साधारण भाषा में बोलूँ तो केवल जो प्रोटीन का 3D कन्फर्मेशन, जो 3D स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, उसे हम उसका टर्शरी स्ट्रक्चर कहते हैं। इंटरैक्शंस बिटवीन पोलर, नॉन पोलर, एसिडिक एंड बेसिक आर ग्रुप विद इन पॉलीपेप्टाइड चेन क्रिएट द कॉम्प्लेक्स 3 डायमेंशनल टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। जो इंटरैक्शन किसी भी प्रोटीन के पोलर, नॉन पोलर, एसिडिक, बेसिक और अल्कलाइन आर ग्रुप, अल्काइल ग्रुप, आर ग्रुप जो होता है वो अल्काइल ग्रुप होता है, इनके बीच में जो इंटरैक्शंस होती हैं उससे प्रोटीन का एक कॉम्प्लेक्स 3D स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है, जिसे हम 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बोलते हैं। The functional structure of tertiary structure is ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ठीक है। बेसिकली ये जो टर्शरी स्ट्रक्चर में जो इसका फंक्शनल एस्पेक्ट होता है, जनरली जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होते हैं वो उनके टर्शरी स्ट्रक्चर में ही पाए जाते हैं। बेसिकली टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन डिस्क्राइब्स द फोल्डिंग ऑफ इट्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर एलिमेंट एंड स्पेसिफाइज द पोजिशन ऑफ ईच एटम इन द प्रोटीन इंक्लूडिंग इट्स साइड चेन। मैंने कल भी आपको एक बात बोली थी कि जो प्रोटीन का जो फंक्शन होता है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि उसके स्ट्रक्चर में फोल्डिंग कितनी है और कैसी है। प्रोटीन के अंदर होने वाली फोल्डिंग उसके फंक्शन को डिसाइड करती है। तो जो हर एटम रहता है प्रोटीन का, जो टर्शरी स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली उसकी फोल्डिंग के ऊपर आधारित होता है ना। किस तरह की फोल्डिंग होगी वैसा टर्शरी स्ट्रक्चर होगा, वैसा ही फंक्शन जो है वो प्रोटीन का होगा। अभी अपन ने सेकेंडरी स्ट्रक्चर में देखा था कि या तो अल्फा हेलिक्स बनता है या बीटा प्लेटेड शीट बनता है, या कहीं कहीं कॉइल्ड स्ट्रक्चर भी बन जाते हैं। वैसे ही फोल्डिंग एग्जैक्टली कैसी होगी उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि प्रोटीन का फंक्शन कैसा होगा। अब हम बात करते हैं उन इंटरैक्शंस की जो प्रोटीन के टर्शरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करते हैं, है ना। तो कौन कौन से इंटरैक्शंस इसके अंदर आएंगे ये हम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले यदि हम बात करें तो टर्शरी स्ट्रक्चर जो होता है, जैसा मैंने बताया आपको कि वो 3D फोल्डेड सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स जैसे कि मोटिव्स, टर्न्स, अल्फा हेलिक्स, बीटा शीट्स, इनको जब पैरेलली स्पैटियल कॉन्फ़िगरेशन में 3D फॉर्म में अरेंज करें तो टर्शरी स्ट्रक्चर बनता है। मतलब कि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं प्रोटीन के, जैसे कि अल्फा हेलिक्स है, बीटा प्लेटेड शीट है ना, बीटा टर्न है, इनको अगर हम 3D फोल्ड में अरेंज कर दें तो प्रोटीन का क्या बन जाएगा, टर्शरी स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब कौन कौन से ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जो कि स्टेबलाइज करते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर को, तो सबसे पहला जो होता है वो होता है हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन। हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन जो होता है इट इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू नॉन पोलर साइड चेन ऑफ द अमीनो एसिड इन द इंटीरियर ऑफ द प्रोटीन। जो प्रोटीन होता है उसके अंदर की साइड में जो नॉन पोलर साइड चेन्स होती हैं उनके इंटरैक्शन से हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस डेवलप होती हैं। ये वीक इंटरैक्शन होती हैं, एक्चुअली ये ट्रू बॉन्ड भी नहीं होते हैं, मगर इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रोटीन का स्ट्रक्चर मेंटेन करने में, है ना। ये एक्चुअली नॉन पोलर साइड की चेन जो होती हैं अमीनो एसिड की, उनके इंटरैक्शन से डेवलप होती हैं। ये ट्रू बॉन्ड नहीं होती, लेकिन ये स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। नेक्स्ट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन जो होती हैं वो दीज बॉन्ड्स आर एस्टैब्लिश्ड अमंग द अपोजिटली चार्ज्ड आर ग्रुप ऑफ इंटरनल अमीनो एसिड एंड चार्ज्ड अल्फा ग्रुप ऑफ सी एन टर्मिनल रेसिड्यू।
ये जो बॉन्ड होते हैं ये स्टैब्लिश होते हैं अमंग अपोजिटली चार्ज्ड आर ग्रुप ऑफ इंटरनल अमीनो एसिड। मतलब कि जो इंटरनल अमीनो एसिड्स होते हैं ना, उनका जो आर ग्रुप होता है अपोजिटली चार्ज, मतलब एक पॉजिटिव आर ग्रुप, आर यानी कि अल्काइल ग्रुप, और दूसरे अमीनो एसिड का नेगेटिव अल्काइल ग्रुप, इनके बीच में ये फॉर्म होंगे बॉन्ड। एंड चार्ज्ड अल्फा ग्रुप ऑफ सी एटम एंड एन टर्मिनल रेसिड्यू। ठीक है, अल्फा ग्रुप ऑफ सी टर्मिनल सी ग्रुप और मतलब अल्फा ग्रुप ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन टर्मिनल रेसिड्यू के बीच में ये बॉन्ड बनेगा। और अल्काइल ग्रुप जो दो अमीनो एसिड के अपोजिटली चार्ज्ड अल्काइल ग्रुप होंगे उसके बीच में ये इंटरेक्शन डेवलप होगा। द एसोसिएशन ऑफ टू आयोनिक प्रोटीन ग्रुप ऑफ अपोजिट चार्ज इज नोन एज आयन पेयर या सॉल्ट ब्रिज। दो आयोनिक ग्रुप के अपोजिट चार्ज के आयोनिक ग्रुप के बीच का इंटरेक्शन, ये ध्यान रखना, दो अपोजिटली चार्ज्ड आयन ग्रुप के बीच का इंटरेक्शन, उसको हम आयन पेयर या सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। किसको सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं? दो आयोनिक प्रोटीन के ग्रुप्स उन अपोजिटली चार्ज हैं, दो प्रोटीन के ऐसे आयनिक ग्रुप जो अपोजिटली चार्ज हैं, उनके बीच के इंटरेक्शन को हम आयन पेयर या सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन डेवलप किसके बीच में होता है? जैसे फॉर एग्जांपल लाइसिन एक अमीनो एसिड है जिसका आर ग्रुप है, जिसका चार्ज +1 है। दूसरा अमीनो एसिड आपका एस्पार्टीन है या ग्लूटामीन है, जिसका आर ग्रुप है, जिसका जो चार्ज है नेट चार्ज वो -1 है। तो इन दोनों के जो आर ग्रुप हैं उनका जो नेट चार्ज है वो ठीक एक दूसरे के अपोजिट है, एक का +1 है, एक का -1 है। तो इनके बीच में जो इंटरेक्शन डेवलप होगा उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बोलेंगे। और या फिर उस एसोसिएशन को जो इनके बीच में डेवलप होगा हम आयन पेयर या सॉल्ट ब्रिज भी बोल सकते हैं, है ना। अपोजिट चार्ज वाले आयनिक ग्रुप्स के बीच का इंटरेक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन कहलाता है। फिर नेक्स्ट है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो प्रोटीन के स्ट्रक्चर का मेन फीचर होता है। हालांकि ये स्टेबिलिटी में बहुत माइनर कंट्रीब्यूशन, बहुत कम कंट्रीब्यूशन देता है, और ये ज़्यादातर हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। कल मैंने बताया था ना आपको कि अल्फा हेलिक्स इज स्टेबलाइज्ड बाय इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड बीटा प्लेटेड शीट्स आर स्टेबलाइज्ड बाय बोथ इंटर एंड इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो मेनली सेकेंडरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करता है। देन हम बात करें वंडरवॉल इंट्रैक्शंस की, तो ये वीक इंट्रैक्शन होती हैं विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन द अनचार्ज्ड ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड रेसिड्यू, जो कि अनचार्ज्ड अमीनो एसिड ग्रुप्स के बीच में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ये चार्ज्ड अमीनो एसिड में नहीं प्रेजेंट होती, दो अनचार्ज्ड अमीनो एसिड के रेसिड्यूज के बीच में प्रेजेंट होती हैं। देन कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो बेसिकली मोस्ट प्रोमिनेंट कोवेलेंट बॉन्ड टर्शरी स्ट्रक्चर में जो हम देख पाते हैं वो है डाइसल्फाइड ब्रिज, विच आर फाउंड इन मैनी एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन। द सल्फाडाइल ग्रुप ऑफ क्रिस्टीन इज वेरी रिएक्टिव। ऑक्सीडेशन ऑफ 2 molecule ऑफ क्रिस्टीन फ्रॉम क्रिस्टीनाइन, अ molecule that contains a disulfide bond. When 2 क्रिस्टीन रेसिड्यूज फॉर्म सच अ बॉन्ड, इट इज रिफ्रेश्ड एज अ डाइसल्फाइड ब्रिज। देखिए ज़्यादातर जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर में वो डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं। यदि हम ज़्यादातर एक बॉन्ड पूछे ना कि टर्शरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने वाला कौन सा होता है, तो हम ज़्यादातर डाइसल्फाइड बॉन्ड को मानते हैं कि वो टर्शरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करता है। अब ये डाइसल्फाइड बॉन्ड या डाइसल्फाइड जो ब्रिजेस होते हैं वो ज़्यादातर एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन्स में पाए जाते हैं। एक सिस्टीन अगर मैं ले लूँ तो सिस्टीन का जो सल्फाडाइल ग्रुप होता है ना, वो बहुत ही रिएक्टिव होता है। तो अगर हम दो सिस्टीन मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन करवाएं तो सिस्टीन फॉर्म होगा और उन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में एक डाइसल्फाइड बॉन्ड जुड़ जाएगा। मतलब अगर हम दो सिस्टीन मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन कराएं तो उनकी जॉइनिंग एक डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा होगी, और इस तरह का बॉन्ड जो कि दो सिस्टीन मॉलिक्यूल्स को जॉइन करेगा इसे कहते हैं डाइसल्फाइड ब्रिज। ठीक है, तो ये आपको पूछा जा सकता है कि डाइसल्फाइड ब्रिज जो है वो क्या होता है। डाइसल्फाइड ब्रिज बेसिकली दो हाईली रिएक्टिव सिस्टीन मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन करने वाला जो बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं, या और भी कोई अमीनो एसिड हो सकता है, पर इन्होंने सिस्टीन के एग्जांपल से दिया है क्योंकि उसका जो ग्रुप होता है वो बहुत रिएक्टिव होता है। ठीक है ना, तो ये हमने बात करी कि कौन कौन से फोर्सेस ऐसे हैं जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करते हैं। अब हम बात करें कि कितने टाइप के टर्शरी स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, तो फॉलोइंग आर द 2 form ऑफ प्रोटीन विच फॉर्म टर्शरी कॉन्फिगरेशन।
दो प्रकार के ऐसे प्रोटीन होते हैं जो कि टर्शरी कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। एक है ग्लोबुलर प्रोटीन विच इज़ ए कॉम्पैक्ट बॉल शेप वेयर हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स आर फाउंड इन द सेंटर ऑफ द स्ट्रक्चर एंड हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड्स आर फाउंड ऑन दी सरफेस। ये वो ग्लोबुलर प्रोटीन बेसिकली एक बॉल शेप्ड प्रोटीन होता है जिसमें जो हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड, फोबिक का मतलब होता है वाटर से डरने वाले, सदैव वाटर से डरने वाले जो ग्रुप होते हैं ना वो अंदर की तरफ मिलते हैं, एक्वस एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट नहीं करते। तो हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड जो होता है वो स्ट्रक्चर के सेंटर में मिलता है और हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड जो होता है वो सरफेस में बाहर की तरफ मिलता है। एंड द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल विच इज सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि बाहर की तरफ हाइड्रोफिलिक एंड होता है इसलिए ये एक ऐसा मॉलिक्यूल बना लेते हैं जो कि पानी में सॉल्युबल होता है। मैनी ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैव डोमेन विच आर लोकली फोल्डेड पार्ट्स ऑफ द टर्शरी स्ट्रक्चर। बहुत सारे ग्लोबुलर प्रोटीन ऐसे होते हैं जिनमें डोमेन्स होते हैं जो कि टर्शरी स्ट्रक्चर का फोल्डेड पार्ट होते हैं, रेंजिंग फ्रॉम 50 अमीनो एसिड टू 350 अमीनो एसिड, जिनकी की रेंज 50 अमीनो एसिड से 350 अमीनो एसिड्स तक होती है। एन एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन इज द एंजाइम फाउंड विद इन आवर सेल। जो भी एंजाइम हमारी सेल में मिलते हैं वो मोस्टली ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, दूसरी कैटेगरी होती है फाइब्रस प्रोटीन्स की। फाइब्रस प्रोटीन्स जो हैं वो फाइबर से मतलब बने होते हैं और ऑफनली दे कंटेन रिपीटेड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, यानी उनमें अमीनो एसिड की रिपीटेड सीक्वेंस पाई जाती है। दे रिजल्ट इन हाईली ऑर्डर्ड इलोंगेटेड मॉलिक्यूल। वो बहुत ही इलोंगेटेड यानी कि चपटे चौड़े और ऑर्डर्ड मॉलिक्यूल बनाते हैं, जैसे कि कार्टिलेज वगैरह जो कि स्ट्रक्चरल सपोर्ट देते हैं बॉडी को एंड दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ये बॉडी को स्ट्रक्चरल सपोर्ट देते हैं और ये पानी में इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, तो ये दो टाइप से टर्शरी स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे। देन डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। प्रोटीन प्ले अ क्रूशियल रोल इन द वर्ल्ड ऑफ रिसर्च एंड देयर स्ट्रक्चर आर देयरफॉर ऑफ ग्रेट इंटरेस्ट टू द रिसर्चर्स। मैनी टेक्निक एंड मेथड्स हैव बीन यूज्ड टू डिटरमाइन दिस, बट वन ऑफ द मोस्ट important has been the discovery and development of X-ray crystallography. The tertiary structure of a protein is responsible for its properties and behavior. Primary method used in the study are, मतलब देखिए जो प्रोटीन का टर्शरी स्ट्रक्चर होता है उसको डिटरमाइन करने के बहुत सारे मेथड्स दिए गए हैं, तो उनमें से मेन कौन कौन से हैं। फर्स्ट है एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी। एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी जो है वो द मेथड प्रोवाइड्स मैक्सिमम डेटा रिगार्डिंग द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये मेथड जो है ये टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से रिलेटेड बहुत सारा जो डेटा है वो प्रोवाइड करता है। एक्सरेज आर पास थ्रू द रोटेटिंग क्रिस्टल एंड द डिफ्रैक्टेड रेज आर कलेक्टेड ऑन अ टारगेट। इसमें क्या करते हैं हम कि जो एक्सरे हैं उनको रोटेटिंग क्रिस्टल से पास करते हैं और जो डिफ्रैक्टेड रेज होती हैं वो टारगेट के ऊपर कलेक्ट हो जाती हैं और कंप्यूटराइज्ड सिस्टम से एनालाइज होती हैं। क्रिस्टल क्वालिटी इज़ क्रूशल। क्रिस्टल की जो क्वालिटी होती है वो क्रूशल होती है एंड इट रिजल्ट्स इन वेरी डिटेल्ड डाटा ऑन एटॉमिक अरेंजमेंट विद इन अ रिजिड प्रोटीन विद अदर। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम इस तरह से एक्सरे डालते हैं प्रोटीन के टर्शरी स्ट्रक्चर पे और रोटेटिंग क्रिस्टल से उसे पास करके उसकी इमेज ऑब्टेन करते हैं, देखते हैं, तो जो एग्जैक्टली एटम वाइज तक हमें कॉन्फ़िगरेशन दिख जाता है। पूरा स्ट्रक्चर हम डिटेल में ऑर्डरली अरेंज क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को व्यू कर सकते हैं। तो एक मेथड तो ये एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी हुआ। दूसरा मेथड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी एंड क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। द मेथड्स आर सूटेड टू द स्टडी ऑफ लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल कॉम्प्लेक्सेस और इवन सेल्युलर ऑर्गेनेल्स विच आर रिलेटिवली बिगर ऑन द मॉलिक्यूलर स्केल। ये जो मेथड है इसका इस्तेमाल किया जाता है बड़े मैक्रोमोलिक्यूल कॉम्प्लेक्सेस को स्टडी करने के लिए। ये इवन बहुत छोटे जो सेल्युलर ऑर्गेनेल्स होते हैं उनकी स्टडी के लिए भी इसे यूज़ किया जाता है और इससे हम टर्शरी स्ट्रक्चर किसी भी सिंगल पार्टिकल का रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। दिस हैज़ द ग्रेट एडवांटेज ऑफ ऑब्जर्वेटिंग द चैलेंजिंग प्रीरिक्विजिट ऑफ प्रोटीन क्रिस्टलाइज। इससे हमें ये फ़ायदा मिलता है कि हम प्रोटीन की जो क्रिस्टल्स हैं उसको क्रिस्टल लेवल तक, मतलब जैसा मैंने ऊपर वाली टेक्निक में बताया था कि एक एक एटम तक हम स्टडी कर सकते हैं, यहाँ पे भी हम पूरा डीप में स्टडी कर सकते हैं। हालांकि इस पूरी टेक्निक को करने का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है। इट इज़ अ वेरिएंटेड टेम्परेचर एट और बिलो दैट ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन एंड कैन विजुअलाइज प्रोटीन स्ट्रक्चर एट वेरी हाई रेजोल्यूशन। ठीक है, इसका जो लिक्विड नाइट्रोजन को मेंटेन करने का टेम्परेचर होता है वो -196 सेंटीग्रेड्स होता है।
तो इसे भी हम हाई रिजोल्यूशन पे उतने टेम्परेचर में देख सकते हैं, और हालांकि ये टेम्परेचर लेस होता है देन व्हाट इज़ यूज्ड इन एनएमआर और क्रिस्टलोग्राफी मतलब कि लो टेम्परेचर पे ये टेक्निक जो है ये हम अप्लाई कर सकते हैं। देन न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, द मेथड डिपेंड्स अपॉन द इफेक्ट ऑफ वेरिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स ऑन द न्यूक्लियर रेजोनेंस ऑफ वेरियस एटम विद इन द प्रोटीन। मतलब प्रोटीन के ऊपर हम रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स पास करेंगे। इट नीड्स लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन इन अ स्टेबल सॉल्युबल फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। हमें इस कंडीशन में प्रोटीन को सॉल्युबल फॉर्म में रखना पड़ेगा रूम टेम्परेचर पे, और उस पर हम देंगे रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स एंड विल मेंटेन एंड टू रिमेन स्टेबल फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ डाटा एक्विटेशन। और उसको प्रोटीन को स्टेबल रखेंगे। प्रोटीन इस कंडीशन में स्मॉल साइज का होना चाहिए, और ताकि ओवरलैपिंग पीक्स ना आए और एक हायर रिजोल्यूशन हमें मिले। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल प्रोटीन के लिए यूज़ नहीं होता है। और ये जो मेथड है बस आप इसमें इतना ध्यान रखिएगा कि इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स का इस्तेमाल करके प्रोटीन को, मतलब जो इस प्रोटीन पे ये मेथड अप्लाई की जाती है उसको रूम टेम्परेचर पे सॉल्युबल कंडीशन में रखते हैं और उस पर रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स का इस्तेमाल करते हैं, और उसके थ्रू हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर को डिटेल्ड वे में स्टडी कर सकते हैं। देन इसमें कल कुछ चीज़ें मुझे लगा कि आपको थोड़ी सी एडिशनल और पता होनी चाहिए सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में, स्पेशली जो जूलॉजी वाले बच्चे जब आप नेट स्लेट की तैयारी करेंगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर को तो आप चाहें तो एनएमआर पर भी ख़त्म कर सकते हैं, पर ये सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स थोड़े से जान लीजिए। आप चाहें तो इसे सेकेंडरी स्ट्रक्चर के टॉपिक में इंक्लूड कर सकते हैं, नहीं भी करना चाहें तो कहीं ना करें, लेकिन इसकी इन्फॉर्मेशन रखिए। बीटा अल्फ़ा मोटिव्स क्या होते हैं? देखिए, कल मैंने आपको बताया था कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में या तो अल्फ़ा हेलिक्स बनेगा या बीटा प्लेटेड शीट बनेंगे। ये दोनों नहीं बने तो मैंने कॉइल्ड स्ट्रक्चर बताए थे मोटिव का भी थोड़ा सा आइडिया दिया था। तो ये और देख लीजिए कि जो बीटा अल्फ़ा मोटिव होते हैं वो कैसे बनते हैं। अल्फ़ा हेलिक्स जो है वो बीटा प्लेटेड शीट से, एक अल्फ़ा हेलिक्स दो बीटा प्लेटेड शीट से ज्वाइन करता है और उससे सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह से बीटा हेयरपिन मोटिव कैसे बनता है? एंटी पैरेलल स्टैंड होते हैं जो कि रिलेटिवली टाइट रिवर्स टर्न से कंसिस्ट करते हैं, है ना। दो एंटी पैरेलल स्टैंड्स जब टाइट रिवर्स टर्न से जुड़े हों तो बीटा हेयरपिन मोटिव बनता है। अल्फ़ा अल्फ़ा मोटिव कब बनता है? दो सक्सेसिव एंटी पैरेलल अल्फ़ा हेलिक्स स्पीक अगेंस्ट ईच अदर विद देयर एक्सिस इंक्लाइंड। जब दो अल्फ़ा हेलिक्स पैक होते हैं एक साथ, है ना, उनकी जो पीक होती है वो इंक्लाइन होती है, थोड़ी सी टिल्टेड होती है। जब दो अल्फ़ा हेलिक्स एक दूसरे के साथ पैक होते हैं तो अल्फ़ा अल्फ़ा मोटिव बनते हैं। एंड ग्रीक की मोटिव कब बनता है? बीटा हेयरपिन इज फोल्डेड ओवर टू फॉर्म फोर स्टैंडर्ड एंटी पैरेलल बीटा शीट। जब एक बीटा हेयरपिन को बार बार फोल्ड करके फोर स्टैंडर्ड एंटी पैरेलल बीटा शीट बनाते हैं तो ग्रीक की मोटिव का डेवलपमेंट होता है। देन रिसेंट स्टडीज़ क्या हैं टर्शरी स्ट्रक्चर पे? 2000 में W.H. फ्रीमैन एंड कंपनी वर्कड ऑन दिस एंड केम टू द अप्रोच दैट प्रोटीन टर्शरी स्ट्रक्चर रिजल्ट्स फ्रॉम हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। उन्होंने बताया कि प्रोटीन का जो टर्शरी स्ट्रक्चर है वो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन से रिजल्ट करता है एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड दैट स्टेबलाइज फोल्डिंग ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर इनटू अ कॉम्पैक्ट ओवरऑल अरेंजमेंट और कन्फर्मेशन। मतलब इन्होंने ये बताया था कि जो प्रोटीन का जो टर्शरी स्ट्रक्चर होता है वो हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस और डाइसल्फाइड बॉन्ड इन दोनों के कारण जो है जन्म लेता है। मतलब कि अगर आपसे ये पूछा जाए, मैंने ऊपर भी बताया था कि कौन सी ऐसी इंटरेक्शन है जो टर्शरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करती है, तो आप डाइसल्फाइड बॉन्ड बोलेंगे, और सेकेंड नंबर पे आप हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस भी बोल सकते हैं। तो इसकी डिस्कवरी 2000 में फ्रीमैन और कंपनी ने की थी। देन श्लाइडर ने 2018 में showed the HD cross-linking and protein modeling make techniques increasingly useful for detailed structure and determination of tertiary protein structure। यानी कि जो श्लाइडर थे उन्होंने 2018 में ये बताया था कि क्रॉस लिंकिंग और प्रोटीन मॉडलिंग की टेक्निक्स जो हैं वो उनकी मदद से हम टर्शरी प्रोटीन स्ट्रक्चर की स्टडी डिटेल में कर सकते हैं। रिसेंटली इन सितंबर 2020 इब्राहिम एंड रहमान Cunard C. They proved primary structure determines the tertiary structure and protein function। मतलब उन्होंने ये बात को फिर से प्रूव किया अपनी रिसर्च से कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का वही डिटरमाइन करता है कि प्रोटीन का टर्शरी स्ट्रक्चर कैसा होगा और प्रोटीन का फंक्शन कैसा होगा। यानी कि जो बैकबोन है प्रोटीन के स्ट्रक्चर की वो उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है।
ठीक है। देन ये उन्होंने प्रोटीन का डिनेचरेशन करके ये प्रूफ दिया। देन इसके बाद हम बात करें कंक्लूजन की, तो टर्शियरी स्ट्रक्चर जो प्रोटीन का होता है इट रेफर्स टू दी 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। जैसा मैंने आपको बताया कि एक पॉलीपेप्टाइड में 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, 3D अरेंजमेंट कैसे होगा अमीनो एसिड का, मतलब किस तरह से उसके सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बाद उसका 3D अरेंजमेंट होता है, स्पैटियल अरेंजमेंट उसका कैसा होता है, ये उसका टर्शरी स्ट्रक्चर होता है। और टर्शरी स्ट्रक्चर में जो प्रॉपर फोल्डिंग है प्रोटीन की, प्राइमरी पॉलीपेप्टाइड जो उसके प्राइमरी स्ट्रक्चर में था उसकी प्रॉपर फोल्डिंग होती है, और यही फोल्डिंग डिसाइड करती है कि प्रोटीन का फंक्शन क्या होगा। इट इज़ नोन टू बी गाइडेड थ्रू द पोर्स बाय प्रोसेस बाय चैपलॉन्स। चैपलॉन्स विच आर अ फैमिली ऑफ प्रोटीन दैट बाइंड टू हाइड्रोफोबिक पैचेज एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम बीइंग एग्रीगेटेड प्रीमेच्योरली इनटू नॉन फंक्शनल एंटिटीज। ये जो पूरी प्रोसेस होती है प्रोटीन की टर्शरी स्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की, इसमें एक नाम याद रखिएगा चैपरॉन्स। ये हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी पढ़ते हैं। ये जो है ये एक ऐसी फैमिली होती है, चैपरॉन्स प्रोटीन की ही फैमिली होती है जो कि हाइड्रोफोबिक पैचेस से बाइंड करती है और मतलब टर्शरी स्ट्रक्चर को प्रीमेच्योरली बनने नहीं देती है ना। जब टाइम आता है तभी प्रोटीन में फोल्डिंग होनी चाहिए। यदि सेकेंडरी स्ट्रक्चर के लेवल पे फोल्डिंग चालू हो गई तो वो प्रोटीन एक प्री मैच्योर प्रोटीन कहलाएगा। तो टाइम पे प्रोटीन में फोल्डिंग हो ये कौन एश्योर करता है? चैपरॉन्स एश्योर करते हैं। एंड टर्शरी स्ट्रक्चर रिवील्स मच अबाउट द बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ प्रोटीन एंड देयर इवोल्यूशनरी ओरिजिन। टर्शरी स्ट्रक्चर की स्टडी से हमें प्रोटीन के फंक्शन की भी स्टडी होती है और उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ इस बात की भी स्टडी होती है। ठीक है ना। तो ये था हमारा टर्शरी स्ट्रक्चर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके या अलग से मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।